Hi everyone, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. पेपर वन के फाइनल रिवीजन के लिए रिसर्च एप्टीट्यूड के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज आज मैं लेकर आई हूँ। ये सवाल गारंटेड अपकमिंग एग्जामिनेशन में एज इट इज पूछे जा सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, आप सबके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ हमेशा की तरह मैं इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी देने वाली हूँ ताकि इजीली आप सभी अच्छा स्कोर कर सकें। पेपर वन के फाइनल रिवीजन के लिए 30 डेज कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ, जहां पर स्टूडेंट्स डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपका 100% सिलेबस एग्जामिनेशन से पहले पूरा करवा दिया जाएगा। इस कंप्लीट कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिल जाएंगे, जहां पर एग्जाम के लेवल के हिसाब से आपकी तैयारी करवाई जाती है। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है, जिसमें 30 मॉक टेस्ट इंग्लिश में और 30 हिंदी में आपको मिल जाएंगे। एग्जाम से पहले इन मॉक टेस्ट को अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया तो गारंटी है कि आप 100 में से पेपर वन में 80 प्लस स्कोर कर सकते हो। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, जिसमें यूनिट वाइज क्वेश्चंस को अरेंज किया गया है। एंड यकीन रखिए कि इस सीरीज के बाहर से एक भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को नहीं मिलेगा। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि 50% ऑफ इस न्यू बैच के लिए हम आपको दे रहे हैं। आप सभी को कोई भी डाउट्स है या ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, लेकिन उससे पहले फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करना, जो कि आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पर मिल जाएंगे। ऐप डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन पर आपको सर्च बार में कोर्स का नाम लिखना है। इस तरीके से आपको कोर्स मिलेगा। जैसे ही आप कंटेंट पर जाते हो, आपके सामने फ्री वीडियोस है। सेपरेट मेरा कोर्स है, जहां पर आप देख सकते हो कितने ज्यादा मॉक टेस्ट है, जितने भी क्लासेस रहते हैं उनके पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। नोट्स आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड ये जो भी वीडियोस हैं, ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में बनाए गए हैं। एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करने में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आप सभी गिवन नंबर्स पर इजीली कांटेक्ट करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड। ठीक है, सो जिसमें लिस्ट 1 में दिया गया है टाइप्स ऑफ रिसर्च एंड लिस्ट 2 में उसके फीचर्स दिए गए हैं, यानी कि बेसिक डेफिनेशंस ही हैं ये। ठीक है, तो पहला टाइप है रिसर्च का एक्सप्लोरेटरी, सेकंड है क्रॉस सेक्शनल, एक्सप्लेनेटरी, ट्राइंगुलेशन एंड लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो आपको इन सभी के नेम जो है, उनकी डेफिनेशन जो है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लोग एक्सप्लोरेटरी की बात करें तो ये प्रोसेस होता है जिसमें कि हम इन्वेस्टिगेट करते हैं किसी प्रॉब्लम को। अगर आप लोगों को एक्सप्लोर करने का मतलब पता होगा, किसी चीज को ढूंढना, जैसे कि कहीं नई जगह पे जाके हम खुद किसी चीज को ढूंढ रहे हैं, ठीक है, उस चीज को बोल सकते हैं एक्सप्लोर। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या होता है, किसी चीज को हम इन्वेस्ट करते हैं, किसी प्रॉब्लम को हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। ठीक है, दैट हैज नॉट बीन स्टडीड और थॉरली इन्वेस्टिगेटेड इन द पास्ट, यानी कि जिसको पहले कभी भी जो है इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया है। ठीक है, एंड जो एक्सप्लोरेटरी होता है रिसर्च, ठीक है, इसको जनरली यूज किया जाता है टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम। तो यहां पे आप लोग देख सकते हो ऑप्शंस, मीनिंग मैंने आप लोगों को एक्सप्लोरेटरी का बता दिया है। ठीक है, एंड इसका जो गोल होता है वो होता है किसी प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना, ठीक है, किसी कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करना एंड हाइपोथेसिस को जनरेट करना। तो यहां पे अगर हम लोग देखें तो राइट जो है ऑप्शन नंबर ए से मैच कौन सा करता है वो लोग आप देख सकते हो, मैंने आप लोगों को एक आइडिया दे दिया है। सेकेंड ऑप्शन है क्रॉस सेक्शनल। सो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च जो है ये होता है जिसमें एक डिफरेंट एजेस के सब्जेक्ट्स को हम कंपेयर करते हैं सेम टाइम पे। ठीक है, इट इज ऑफन यूज्ड इन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी बट ऑल्सो यूटिलाइज्ड इन मेनी अदर एरियाज इंक्लूडिंग सोशल साइंस, एजुकेशन एंड अदर ब्रांचेस ऑफ द साइंस। यानी कि साइंस से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च होती है वो सब क्रॉस सेक्शनल के अंडर आती है। ठीक है, थर्ड आता है एक्सप्लेनेटरी, यानी कि किसी चीज को एक्सप्लेन करना। ठीक है, ये क्यों की जाती है, ये कंडक्ट की जाती है एक प्रॉब्लम के लिए जिसको कि पहले से जो है अच्छे से रिसर्च नहीं किया गया है। ठीक है, एक प्रॉब्लम है, पहले रिसर्चर्स ने उस पर काम किया है लेकिन वो एक अच्छे लेवल पे काम नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आती है ट्रायंगुलेशन रिसर्च। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक से ज्यादा मेथड को हम लोग यूज करते हैं टू कलेक्ट द डेटा। ठीक है, ट्रायंगल यानी कि 3 चीजें हैं, तो 1 मेथड, 2 मेथड, 3 मेथड, तीनों को हम साथ में यूज करेंगे टू कलेक्ट सम डेटा। ठीक है, एंड दिस मेथड को यूज किया जाता है टू इंक्रीज द क्रेडिबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स। नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल। सो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च जो होती है ये कोरिलेशनल रिसर्च का ही एक टाइप है। ठीक है, जिसमें कि हम किसी वेरिएबल को किसी एक टाइम पीरियड के थ्रू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं।
ठीक है। एंड जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है ये क्या करती है, एक सिंगल मोमेंट इन टाइम को एक्सटेंड कर सकती है, उससे बाहर जा सकती है। ठीक है। सो यहाँ पे डेफिनेशंस मैंने आपको सभी 5 रिसर्च टाइप्स की बता दी है। तो उस अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर होगा क्वालिटेटिव डेटा इज गैदर्ड फर्स्ट एंड द सेम प्रीडोमिनेटेड लेटर। ठीक है। तो ये होता है पहले उसको एक्सप्लोर करना, यानी कि पहले हम क्वालिटेटिव डेटा हम देखेंगे कि हमें एग्जैक्टली चाहिए क्या है। ठीक है। सेकंड आता है क्रॉस सेक्शनल। सो इसमें क्या होता है क्रॉस सेक्शनल में कि मैक्रो लेवल एनालिसिस होते हैं दैट इज अटेम्प्टेड फॉर द डेटा। ठीक है। सो बी का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 5। ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेनेटरी। सो एक्सप्लेनेटरी में क्या होता है, जो क्वांटिटेटिव डेटा है इसको हम गैदर करते हैं पहले। ठीक है। एंड उसके बाद क्या करते हैं, प्रीडोमिनेट को हम लेटर ऑन फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रायंगुलेशन। सो ट्रायंगुलेशन में क्या होता है, हमारे पास क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा जो होते हैं उनको गैदर किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है एंड देन उनको गैदर मतलब कलेक्ट किया जाता है एंड देन उनको इंटीग्रेट ज्वाइन कर दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल। सो इसमें क्या होता है, रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री ऑफ द यूनिट। ठीक है। तो ये मैंने बताया जो लॉन्ग टाइम के लिए, जैसे हिस्ट्री की अगर बात कर रहे हैं तो वो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में आती है। ठीक है। सो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। आप सभी स्टूडेंट्स को पेपर 1 में हेल्प करने के लिए एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप में लेकर आई हूँ। अंकिता सूद पेपर 1 नेट सेट प्रिपरेशन नाम से आप इसको सर्च कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, इस ग्रुप की खास बात यह है कि आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, आप कोई भी सवाल मुझसे पूछना चाहते हो तो डायरेक्टली मुझसे यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही जो भी मेरी क्लासेस रहती है उनके पीडीएफ्स और लिंक्स आपको मिलते रहेंगे ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो एंड बहुत आसानी से आप सभी पेपर 1 में एटलीस्ट 100 में से 80+ स्कोर कर सकें। तो आपके प्रॉपर गाइडेंस के लिए ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप सबको फ्री में ज्वाइन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, ये भी मैच द फॉलोइंग है जिसमें टाइप्स ऑफ रिसर्च है एंड उनकी बेसिक डिस्क्रिप्शन दी गई है। सो पहला है ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो यहां से ना आप लोगों को पता चल जाएगा कौन कौन से रिसर्च के टाइप्स हैं एंड उनकी बेसिक डेफिनेशंस क्या होती हैं, इसीलिए एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च एंड इवेल्युएशन रिसर्च। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है। ठीक है। सो इसको बेसिकली डिजाइन किया जाता है फॉर एस्टैब्लिशिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स। यानी कि वेरिएबल्स है हमारे पास, अगर हम इसमें रिसर्च करते हैं तो क्या कॉज होगा, इसका किसी दूसरे वेरिएबल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सब चीजें आती है ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। ठीक है। इसमें क्या होते हैं, जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उनको हम लोग मैनिपुलेट करते हैं। एंड अगर बेसिक रिसर्च की बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सिर्फ हम किसी चीज को रिसर्च कर रहे हैं, किसी को नॉलेज जो है वो कलेक्ट करना चाहते हैं, उसको हम कहीं पे भी अप्लाई नहीं करते। अब कई चीजें आप लोगों ने देखी होगी, हम लोग इंटरनेट पे सर्च करते हैं, बस सर्च करते हैं एंड दैट्स इट, उसको कहीं पे हम अप्लाई नहीं करते, तो वो होती है बेसिक रिसर्च। नेक्स्ट आता है हमारे पास अप्लाइड रिसर्च, यानी कि हमने नॉलेज तो कलेक्ट किया ही, साथ में हमने उसको अप्लाई भी किया। ठीक है। तो वो कुछ भी प्रोसेस हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है इवेल्युएशन रिसर्च। ठीक है। तो ये क्या है, ये अप्लाइड रिसर्च का ही एक टाइप होता है। ठीक है। जिसमें कि हम इवेल्युएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम रियल लाइफ सिनेरियो। जैसे कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो किस तरह से उसको इवेल्युएट करना है, वो सब चीजें इवेल्युएशन रिसर्च के अंडर आती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ए का अगर 4th है ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये क्या होता है, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मैनिपुलेटेड कंडीशंस एंड मेजर्ड आउटकम्स। तो जहां पे भी कॉज एंड इफेक्ट की बात होती है, मैंने आप लोगों को अभी बताया। ठीक है। नेक्स्ट है बेसिक रिसर्च, यानी कि कंसर्न विद थ्योरी बिल्डिंग एंड एक्सप्लेनिंग नेचुरल फिनोमिनन। सिर्फ हमने थ्योरी कलेक्ट की एंड उसका जो नेचुरल फिनोमिनल है उसको एक्सप्लेन किया, उसको यूज कहीं नहीं किया। अप्लाइड रिसर्च एक्सप्लोर करते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ यूज ऑफ थ्योरी इन वेरिड सिचुएशंस, कि कैसे हम डिफरेंट सिचुएशंस में उस थ्योरी को, जो हमने चीजें सीखी हैं, उसको हम यूज करेंगे। लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी का 2nd, दैट इज इवेल्युएशन, यानी कि इवेल्युएट करना। किसी को हम, जैसे स्टूडेंट्स को इवेल्युएट किया जाता है उनके मार्क्स के थ्रू। ठीक है। तो यहाँ पे जजिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्शंस इन कंडक्टिंग एन इंटरवेंशन बेस्ड एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन। ठीक है, तो यानी कि कौन सा सीक्वेंस है, इस क्वेश्चन को पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ आप लोग डायरेक्ट अगर ऑप्शंस भी देखोगे ना तो ये बिल्कुल रिसर्च में जो फर्स्ट लेक्चर आता है उसी में ये चीजें सिखाई जाती हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, करेक्ट सीक्वेंस फाइंड आउट करना है कि रिसर्च के क्या स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम रिसर्च अगर करनी है, बेसिक अगर कोई चीज आप लोग ढूंढना चाहते हो तो क्या करते हो, सबसे पहले आप प्लान करते हो किसी चीज को कि अच्छा ये टॉपिक है जिसको हमें सर्च करना है। उसके बाद क्या करते हो, आप लोग एक्ट करते हो कि हाँ प्लानिंग हमने कर ली, एक्ट का मतलब है उस चीज के बारे में ढूंढना आप शुरू करते हो। फिर क्या होता है, फिर आप ऑब्जर्व करने लग जाते हो किसी चीज को। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि ह्यूमन नेचर पे हम लोग रिसर्च कर रहे हैं तो एक्ट करेंगे, उसके बाद हम लोगों को ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद रिफ्लेक्ट आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन एज इट इज यूजीसी नेट में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने इस चीज को याद रखना है। ठीक है, एक्ट का मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि प्लान जो होते हैं ना, उन प्लान्स को इंप्लीमेंट करना। ठीक है, तो ये भी एक्ट के अंदर आता है। जो ऑब्जर्व होता है ये होता है एक सिस्टमैटिक प्रोसेस, रिफ्लेक्ट होता है कि कैसे हमने उसको यूज किया। ठीक है, एंड प्लानिंग के अंदर अगर हम बात करें तो अंडरस्टैंडिंग, किसी एक प्रॉब्लम को हम कैसे समझ रहे हैं, कैसे उसके बारे में आगे जाकर सोचना चाहते हैं, वो सब चीजें आती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड अ स्टडी इन अ ग्राम पंचायत टू सी द इम्पैक्ट्स ऑफ कैंपेन अप्रोच ऑन एनरोलमेंट एंड रिटेंशन ऑफ रूरल एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो अब इस क्वेश्चन को देख करके मैक्सिमम स्टूडेंट्स डर जाएंगे कि ये पूछ क्या रहे हैं, कई बार नहीं क्वेश्चन समझ आते। तो आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि एक स्टडी कंडक्ट करवाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा। कहाँ पे करवाई गई है, पंचायत में करवाई गई है। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, स्टडी हो रही है हर एक गांव की पंचायत में। यानी कि ये क्या कर रही है, जो रिसर्चर्स हैं वो फील्ड में जा रहे हैं। तो इसका डायरेक्ट आंसर हो सकता है फील्ड एक्सपेरिमेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके अलावा आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि डिस्क्रिप्टिव स्टडी क्या होती है। तो डिस्क्राइब करना किसी चीज को, यानी कि किसी चीज की डिटेल्स जो है वो एक्सप्लेन करना। ठीक है, ये क्या करता है, किसी भी स्टडी का नेचर या फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की डिटेल हमें प्रोवाइड कराता है। ठीक है, या फिर जो स्टडी का फिनोमिना होता है उसको एक्सप्लेन करता है। ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास फील्ड एक्सपेरिमेंट। सो फील्ड एक्सपेरिमेंट जो है एक रियल वर्ल्ड सेटिंग है, जहां पे भी बताया जाएगा कि रियल वर्ल्ड में आम जनता के बीच में एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, रिसर्च की जा रही है, तो हमेशा फील्ड एक्सपेरिमेंट आएगा। ठीक है, एक्स पोस्ट फैक्टो, सो ये जो होता है ना एक्स पोस्ट फैक्टो, फैक्टो का मतलब है यहाँ पे फैक्ट। ठीक है, यानी कि फैक्ट के बाद कुछ काम हो गया, कुछ हम लोगों ने रिसर्च कर ली या कोई एक्शन हो गया, उसके बाद जो रिसर्च की जाएगी उसको बोला जाता है एक्स पोस्ट फैक्टो। ठीक है, यानी कि कुछ प्रॉब्लम थी, ठीक है, वो प्रॉब्लम पहले नहीं थी, अभी अभी प्रॉब्लम जनरेट हुई है, तो प्रॉब्लम जनरेट होने के बाद हम रिसर्च शुरू करेंगे। ठीक है, हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होती है कि जो पास्ट में इवेंट्स हो गए हैं, ठीक है, पास्ट में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, जो भी प्रॉब्लम्स फेस की गई हैं, उन्हीं को हम लोग फिर से जो है वो रिसर्च करेंगे उन पे। Next question is, according to G.G. Molly, the systematic and scholarly application of interpreted in its broader sense to the solution of educational research। ठीक है, तो ये भी बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे डायरेक्ट पूछा गया है इंडक्टिव, डिडक्टिव, साइंटिफिक एंड डिस्कशन। ठीक है, तो सीधा पूछा गया है कि जीजी मॉली ने सिस्टमैटिक एंड स्कॉलरली एप्लीकेशन रिलेटेड टू ब्रॉडर सेंस से रिलेटेड जो है वो क्या मेथड दिया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज साइंटिफिक मेथड। सो इसमें जो एजुकेशनल रिसर्च होती है ना, ठीक है, डायरेक्टली एजुकेशनल रिसर्च से क्वेश्चन है, ये क्या बताती है, ये एक सिस्टमैटिक कलेक्शन होता है। ठीक है, या फिर सिस्टमैटिक एनालिसिस होता है किसी भी तरह के डेटा का रिलेटेड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, एंड जीजी मॉली ने इसके बारे में क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि एजुकेशनल रिसर्च जो होती है वो सिस्टमैटिकल एप्लीकेशन होती है, किसकी, ये होती है साइंटिफिक मेथड्स की, फॉर सॉल्विंग एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एथनोमेथोडोलॉजी स्टडी इज अ फिलोसॉफिकल अप्रोच।
सोशियोलॉजिकल अप्रोच, एक्सपेरिमेंटल स्टडी एंड एनालिटिकल रिसर्च। तो ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। इससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि एथनो मेथोडोलॉजी होती क्या है। ठीक है, तो ये एक स्टडी होती है कि किस तरह से सोशल ऑर्डर को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, कि किस तरह से कोई सोशल ऑर्डर प्रोड्यूस होता है एंड थ्रू प्रोसेसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन इट जनरली सीक्स टू प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव टू मेन स्ट्रीम सोशियोलॉजिकल अप्रोचेस। ठीक है, एंड जो इसमें इथनो की बात की गई है, इथनो का बेसिक मतलब होता है सोशियो या फिर सोशल कल्चर। ठीक है, जैसे कि कोई ग्रुप है, ठीक है, कम्युनिटीज होती हैं, उन सभी से रिलेटेड टर्म्स हैं ये। ठीक है, तो इसमें हमें सोशल से रिलेटेड जहां पे भी बात आती है दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सोशियोलॉजिकल अप्रोच। तो अगर आप लोगों को एथनो का मतलब पता होता तो आप लोग इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अगर आपको इसका मतलब ही नहीं पता तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत हार्ड है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज इन डेप्थ मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर, यानी कि किसी पर्सन के बिहेवियर को डेप्थ में अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज किया जाएगा। ठीक है, तो पहला है क्लिनिकल, एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन एंड सर्वे मेथड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा हमारे पास क्लिनिकल मेथड। सो क्लिनिकल मेथड जो होते हैं ये होते हैं फिजिशियन से रिलेटेड, जो कि डायग्नोज करते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस को, डिफरेंट डिजीजेस को। ठीक है, तो अगर किसी स्टूडेंट के बिहेवियर को अच्छे से जानना है तो हमेशा क्या करेंगे, क्लिनिकल मेथड्स को ही यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रिसर्चर इंटेंड्स टू एक्सप्लोर द रिजल्ट ऑफ पॉसिबल फैक्टर फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इफेक्टिव मिड डे मील इंटरवेंशन, विच रिसर्च मेथड विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर दिस स्टडी। तो ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो यानी कि जो स्कूल है, ठीक है, यहाँ पे बोला गया है एक्सप्लोर कर रहे हैं किसको, रिजल्ट ऑफ पॉसिबल फैक्टर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इफेक्टिव मिड डे मील, यानी कि एक स्कूल में मिड डे मील से रिलेटेड कोई इश्यूज चल रहे हैं उसको हमें क्या करना है, रिसर्च करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड को यूज करेंगे, यानी कि मिड डे मील से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होनी थी वो हो गई है, अब हम सिर्फ उसको क्या कर सकते हैं, उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, तो होगा एक्स पोस्ट फैक्टो। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस डिमांड्स एक्शन रिसर्च। सो एक्शन रिसर्च से रिलेटेड यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, सो पहला है डेवलपिंग अ थ्योरी, राइटिंग अ थीसिस, सॉल्विंग अ क्लासरूम प्रॉब्लम एंड नेक्स्ट है टेस्टिंग अ थ्योरी। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो यानी कि जहां पे भी एक्शन रिसर्च है इसका मतलब है कि हम उसको अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लासरूम में जो प्रॉब्लम है इमीडिएट हम उसको अप्लाई करेंगे। एक्शन रिसर्च का मतलब होता है एप्लीकेशन, ठीक है, लेकिन इमीडिएट, तो क्लासरूम में ही एकदम से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है अगेन मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन। सो इसमें बोला गया है एक्सपेरिमेंटल, हिस्टोरिकल, केस स्टडी एंड एथनोग्राफी। तो ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें जो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, जब भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारे पास डायरेक्टली हम उन एक्सपेरिमेंट्स को कंट्रोल भी करना जानेंगे, तभी उसको हम लोग अच्छे से यूज कर सकते हैं। दूसरा आता है हिस्टोरिकल। सो हिस्ट्री की बात जहां पे भी आ गई इसका मतलब है कि सिचुएशन जो है वो क्रिटिसिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास केस स्टडी। सो केस स्टडी जो है वो इंटेंसिव सिस्टम से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट है एथनोग्राफी। ठीक है, सो एथनोग्राफी इज रिलेटेड टू इंटरप्रिटेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट इज द यूजुअल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द साइंटिफिक मेथड। तो सिंपल सा है यहाँ पे कि जो साइंटिफिक मेथड होता है, ठीक है, अगर हम लोग कोई साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 5 स्टेप्स दिए हैं, आपको इनको सीक्वेंस में ऐड करना है। तो पहला है हाइपोथेसिस मेकिंग बाय आइडेंटिफाइंग द वेरिएबल्स। तो हाइपोथेसिस का मतलब होता है अनुमान लगाना। ठीक है, तो हम अनुमान लगाते हैं कोई भी वेरिएबल, यानी कि रिसर्च में जो भी हम लोगों ने डेटा कलेक्ट किया है, ये जो भी चीजें हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग अनुमान लगाते हैं। दूसरा ऑप्शन बोलता है फेल्ट नीड विच इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। ठीक है, तो किस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उस चीज को फाइंड आउट करना। नेक्स्ट ऑप्शन बोलता है आइडेंटिफाइंग द डिफिकल्टी एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर्मुलेशन। तो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, क्या डिफिकल्टी है, क्या समस्या है एंड कैसे हम उसकी प्रॉब्लम को जो है स्टेटमेंट को फॉर्मुलेट करेंगे। ठीक है, उस चीज को आइडेंटिफाई करना।
नेक्स्ट इज डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की होगी फील्ड से जाकर के, उसको एनालाइज करना, उसको समझना एंड उसको व्याख्या करना, इंटरप्रेट करना। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी कि डेटा को कलेक्ट करना यूजिंग अप्रोप्रिएट सर्च टूल्स। सर्च टूल्स का मतलब है कि क्या क्या चीजें, क्या क्या सामग्री यूज हुई है डेटा को कलेक्ट करने में, उस चीज का प्रॉपर कलेक्शन हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, उसको प्रॉपर वे में हमें यूज करना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो फेल्ट नीड विच इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। ठीक है, तो पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास कि इस फील्ड में क्या क्या डिफिकल्टी है एंड किस तरह से इस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को हम लोग फॉर्मुलेट करेंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आता है हाइपोथेसिस। ठीक है, हमने क्या कर लिया, हमने फील्ड भी सेलेक्ट कर ली, उसकी स्टेटमेंट को फॉर्मुलेट भी कर लिया। अब उसके बाद हम लोग अनुमान लगाते हैं। ठीक है, एंड किस तरह से अनुमान लगाते हैं कि कैसे हम उन वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट आता है डेटा को कलेक्ट करना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि हम डेटा को कलेक्ट करते हैं यूजिंग अप्रोप्रिएट रिसर्च टूल्स। सब कुछ डेटा कलेक्ट हो गया, उसके बाद ही क्या होगा, उसके बाद ही हमेशा डेटा को हम एनालाइज करेंगे एंड इंटरप्रेट करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना है आपने कि डेटा को एनालाइज एंड इंटरप्रेट जो है वो लास्ट में किया जाता है। इसके बाद बस एक और ऑप्शन होता है कि जो भी डेटा है कलेक्ट किया हुआ, ठीक है, उसको हम पब्लिश कर देंगे, यानी कि रिजल्ट से रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट होगी वो डेटा एनालिसिस के बाद आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगेन यहाँ पे साइंटिफिक मेथड से पूछा गया है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको यहाँ पे मॉडिफाई करके पूछा गया है। ठीक है, तो पूछा गया है फर्स्ट स्टेप। तो प्रीवियस क्वेश्चन अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना है तो आप लोग इसको सॉल्व इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो पहला है कि हाइपोथेसिस जनरेट करना, उसको फॉर्मुलेट करना। दूसरा बोलता है प्रॉब्लम के बारे में हमें पता होना चाहिए कि हम किस फील्ड में जाकर के रिसर्च करने वाले हैं। नेक्स्ट है रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, यानी कि उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए उसको कलेक्ट करना। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस को वेरीफाई करना। ठीक है, तो यहां पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज प्रॉब्लम अवेयरनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस रिप्रेजेंट द मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ डूइंग रिसर्च। तो यहाँ पे हमारे पास 4 सीक्वेंसेस दिए हैं। ठीक है, सिंपल रिसर्च में हमें इसको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। पर्टिकुलर किसी रिसर्च का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन में बोला गया है कि सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं एंड डिफाइन करते हैं किसी रिसर्च के प्रॉब्लम को। तो यस, बिल्कुल करते हैं। उसके बाद क्या हम हाइपोथेसिस को जनरेट करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे हाइपोथेसिस को टेस्ट करना। ठीक है, एंड जो भी रिजल्ट होते हैं उनको रिपोर्ट करना। ठीक है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देख के इसको करेक्ट कर देंगे कि जो भी सीक्वेंस मैम ने बताया यहाँ पे वही है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन बोलता है अगेन सीक्वेंस, यहाँ पे हमने रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। ठीक है, उसके बाद हमने डिफाइन किया पॉपुलेशन एंड सैंपल को, यानी कि फील्ड में जाके हमने सैंपल्स कलेक्ट किए। ठीक है, उसके बाद हमने डेटा को कलेक्ट किया एंड उस डेटा को एनालाइज किया। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास सर्वे रिसर्च का। हमने क्या किया, सर्वे ऑफ रिसर्च डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। तो यहाँ पे भी सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन किया गया है। ठीक है, उसके बाद डेटा को कलेक्ट करेंगे, उसको प्रेजेंट करेंगे। किसको प्रेजेंट करेंगे, उसके आउटपुट को, जो उसका रिजल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आउटकम्स लिखा हुआ है। ठीक है, एंड इस ऑप्शन में सिंपल रिजल्ट लिखा है, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक ही चीज है। नेक्स्ट ऑप्शन इज डिफाइनिंग रिसर्च वेरिएबल्स। तो सबसे पहले ये बोलते हैं कि वेरिएबल्स आपको डिफाइन करने हैं, उसके बाद अनुमान लगाना है, उसके बाद रिसर्च को जो है वो टेस्ट करना है। ठीक है, एंड उसके बाद उसके जो आउटकम्स हैं उसकी हमें रिपोर्ट जनरेट करनी है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 पे ही बेस्ड है ये कहीं ना कहीं, लेकिन इसमें ऑप्शंस ऐसे दिए गए हैं कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने सिंपल लैंग्वेज में इसको फॉलो करना है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को, उसके बाद हम हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। यहाँ पे बोला गया था कि हाइपोथेसिस जनरेट करने के बाद डायरेक्ट हम क्या करते हैं, रिसर्च की टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं एंड देन रिजल्ट को रिपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, स्टेप्स को अरेंज करना है।
तो अगेन आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद रिसर्च का ऑब्जेक्टिव, तो आपको पहले ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए अपने रिसर्च का, या फिर आपको प्रॉब्लम पता होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन अभी तक हमने किसी भी क्वेश्चन में डिस्कस नहीं किया है, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन है डेटा को कलेक्ट करना। फोर्थ है मैथडोलॉजी, यानी कि कौन सा मेथड हम रिसर्च में यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है डेटा को एनालाइज करना एंड रिजल्ट को जो है वहां पे पब्लिश करना, ठीक है, एंड उसके बारे में डिस्कशन करना। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले जो है हम मेथड्स यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इन दोनों ऑप्शंस को भी छोड़ देते हैं, ऑप्शन 3 एंड 4 में अगर हम देखें तो पहले हमें मेथड पता होना चाहिए कि किस तरह से हम डेटा को कलेक्ट करेंगे। फील्ड में जाएंगे या फिर इंटरनेट या गूगल की हेल्प से हम लोग मेथड जो है डेटा को कलेक्ट करेंगे, तो वो सब मेथड्स हमें पहले यूज करने हैं, उसके बाद ही हम डेटा कलेक्शन के लिए जो है रेडी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 पहले आएगा एंड देन ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 एंड 3, ठीक है। तो इसमें 5 एंड 6 जो है वो ऑलरेडी अरेंज्ड है, तो ये 4 ऑप्शन जो है वो हमारे अरेंज हो चुके हैं, ठीक है। अब हमें देखना है सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 कि पहले हमें रिसर्च प्रॉब्लम पता होनी चाहिए या फिर हमारे रिसर्च का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उसका एम है, हमें ये पता होना चाहिए। तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि पहले रिसर्च प्रॉब्लम पता होगी, तभी हम क्या करेंगे, उसके बारे में रिसर्च करना शुरू करेंगे। So option number 2 is the right answer. Next question is the identification of research problem involves, ठीक है। तो कैसे हम किसी रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला है सिलेक्शन ऑफ एकेडमिक एरिया, यानी कि किस फील्ड में हम लोग रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम सोशल वर्क में करना चाहते हैं, हम कंप्यूटर साइंस में करना चाहते हैं, या फिर साइंस में किसी पर्टिकुलर केमिकल से रिलेटेड हम करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिमार्केशन ऑफ द स्टडी एरिया, ठीक है, कि उसका सीमांकन करना है कि किस लेवल तक हम लोग जो है रिसर्च के लिए जाएंगे, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि आप जितना मर्जी उसके बारे में रिसर्च करते रहो वो एंड नहीं होंगे, आप लोग आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए उसका सीमांकन करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यस हम इसी लेवल तक जाना चाहते हैं, इसी लेवल पे हमें रिसर्च करनी है, इसके आगे की जो प्रॉब्लम्स है उसको मे बी अभी हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है रिजेक्शन ऑफ पर्सनल एंड कलेक्टिव चॉइसेस, ठीक है। तो पर्सनल चॉइसेस एंड इकट्ठा किया हुआ जो डेटा है हमारा, कलेक्टिव चॉइसेस जो है उसको रिजेक्ट करना। नेक्स्ट है स्पेसिफिक टॉपिक विद इन द एरिया। सो इसका मतलब है कि जैसे मैंने सोशल वर्क की बात की, ठीक है, तो ये आ गया एकेडमिक एरिया, ठीक है। अब इसमें स्पेसिफिक एरिया कुछ भी हो सकता है, जैसे सोशल वर्क में आता है हमारे पास, मान लीजिए कि हम फूड एंड सेफ्टी से रिलेटेड टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक है। हम लोग जो पुअर स्टूडेंट्स होते हैं उनको एजुकेट करने से रिलेटेड टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो होता है एक स्पेसिफिक टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सोर्सेज, कि कहाँ से हम फाइनेंशियल सोर्सेज यूज कर रहे हैं उसको मैनेज करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ज़रूर है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है वो रिसर्च प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई को हम पहले ही एलिमिनेट कर देंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो पहला आता है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हमें एकेडमिक एरिया सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो एरिया अगर सेलेक्ट करते हैं तो उसके साथ स्पेसिफिक टॉपिक को भी हम सेलेक्ट करेंगे, दैट इज ए एंड डी। तो आप लोग देख सकते हो कि ए एंड डी जो है वो ऑप्शन सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में है, ए एंड डी। तो इसके साथ आता है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जो भी हमारा स्टडी का एरिया है उसका हम लोग सीमांकन करेंगे कि हम सिर्फ इसी लेवल तक जाने वाले हैं, इसके आगे की जो प्रॉब्लम होगी उसको हम लोग इस पर्टिकुलर टाइम पे सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिसर्च एथिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट वल्नरेबल इन रिसर्च, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो है रिसर्च एथिक्स। तो आप लोगों को इसका मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। सो एथिक्स का मतलब होता है नैतिकता, यानी कि अगर हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उसकी कुछ नैतिक रूल्स होते हैं, ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होती हैं। तो रिसर्च जो प्रोसेस है कंप्लीट, उसको जो हम कंप्लीट करते हैं तो उसमें भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नैतिकताएं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि रिसर्च एथिक्स से रिलेटेड कौन सा पॉइंट है जो कि लीस्ट वल्नरेबल है। तो पहला ऑप्शन है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एंड आइडेंटिफाइंग द वेरिएबल्स इन्वॉल्व।
यानी कि जो भी प्रॉब्लम है, जो भी हमारी रिसर्च की प्रॉब्लम है, उसको फॉर्मुलेट करना, उसको अच्छे से ढूंढना, ठीक है, एंड उसमें जो भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं उनको आइडेंटिफाई करना। दूसरा ऑप्शन बोलता है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो जो भी डेटा है, इंफॉर्मेशन है जो हमने कलेक्ट किया है, उसको हम लोग एनालाइज करेंगे एंड देन उसको इंटरप्रेट करेंगे, यानी कि उसकी व्याख्या और विश्लेषण करेंगे। अगला ऑप्शन है रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च रिजल्ट एंड देयर इम्प्लीकेशंस। यानी कि रिसर्च में हमने डेटा कलेक्ट किया, ठीक है, उसका जो भी होगा रिजल्ट, उसकी हम लोग क्या करेंगे, एक प्रॉपर रिपोर्ट जनरेट करेंगे, ठीक है, एंड उसकी जो भी इम्प्लीकेशंस होंगी उनको भी रिपोर्ट में हम ऐड करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन बोलता है साइटिंग अ थ्योरी इन सपोर्ट ऑफ द वंस थीसिस। यानी कि जो कोई पर्सन है जिसने ऑलरेडी थीसिस बनाई हुई है, ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, थ्योरी का सपोर्ट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि लीस्ट वनरेबल पूछा गया है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है एक तरह से हम बोलेंगे हेल्पलेस ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कि जो रिसर्च की रिपोर्ट जनरेट करना, ठीक है, रिजल्ट आ जाता है, उसकी जो रिपोर्ट जनरेट करना एंड उसको इम्प्लीकेट करना, दैट इज द लीस्ट वनरेबल टाइप, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 आता है हमारे पास कि आइडेंटिफाई द अनएथिकल प्रैक्टिस ऑफ अ रिसर्चर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो अनएथिकल यानी कि अनैतिक, ठीक है, यानी कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो पहला इसमें पॉइंट है अवॉइडिंग प्लेगरिज्म। सो प्लेगरिज्म क्या होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। प्लेगरिज्म होता है एक तरह से कॉपी करना, ठीक है। मान लीजिए कि किसी कंटेंट को हम लोग एज इट इज कहीं से उठा करके कहीं पे कॉपी कर देते हैं, तो उसमें हम लोग प्लेगरिज्म ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा है अवॉइडिंग मैनिपुलेशन, यानी कि जो उसकी हेर फेर होती है उन चीज़ों से बचना। तीसरा है अवॉइडिंग डुप्लीकेशन, ठीक है, डुप्लीकेशन, डुप्लीकेट चीज़ों का आप लोगों को मतलब पता है कि एक ही चीज़ को अगर हम लोग बार बार लिखते हैं, ये सोच के कि जो हमारी रिसर्च की थीसिस हैं, जो हमारे नोट्स हैं, उसमें हम लोग पेजेस बढ़ाएंगे, तो ये चीज़ यूज़ होती है, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि हम उसको अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट बोलता है अवॉइडिंग रिलायबल इंफॉर्मेशन, ठीक है, यानी कि जो विश्वसनीय जानकारी होती है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कि जितनी भी रिलायबल इंफॉर्मेशन होती है उसको ही अगर हम लोग अवॉइड कर देंगे तो वो अनएथिकल ही होगा। हमेशा स्टूडेंट्स यहाँ पे क्यों कंफ्यूज होते हैं, वो अनएथिकल की जगह एथिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखते हैं एंड वो क्वेश्चन गलत कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ईजी क्वेश्चन है कि प्लेगरिज्म जो है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पे बोला है कि नहीं करेंगे, हमें करना चाहिए, ठीक है। मैनिपुलेशन को भी अवॉइड करना चाहिए एंड डुप्लीकेशन को भी अवॉइड करना चाहिए, एंड जो भी रिलायबल यानी कि ज़रूरी इंफॉर्मेशन है रिसर्च से रिलेटेड, हमेशा हमें उसी को ऐड करना चाहिए, ठीक है। तो एक बात मैं और बताना चाहती हूँ, जो रिसर्च एथिक्स होते हैं ना, ये एग्जैक्टली होते क्या हैं, तो ये कुछ गाइडलाइंस होती हैं, ठीक है, जिससे कि हम लोग रिसर्च को रिस्पॉन्सिबली कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसमें कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज से रिलेटेड। अब हम लोग कोई रिसर्च कर रहे हैं तो वो एक सोशल एक्टिविटी है, ठीक है, बहुत सारे लोग उस पर डिपेंडेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो एथिक्स ऑलवेज हेल्प अस टू आइडेंटिफाई राइट और रॉन्ग, डिफ्रेंशिएट गुड और बैड। तो इसीलिए नैतिकताएं जो है वो यूज की जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्कोप ऑफ विलेटिंग रिसर्च एथिक्स इज कंसीडर्ड टू बी रिलेवेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ रिसर्च स्टडी, ठीक है। तो रिसर्च स्टडी के स्टेजेस अगर आप लोगों को पता है तो ये क्वेश्चन आप लोग 1 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि विलेटिंग रिसर्च एथिक्स को हम जो है किस तरह से जो है वायलेट करेंगे, ठीक है, रेलिवेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस। तो पहला है यहाँ पे फॉर्मुलेटिंग रिसर्च हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब मैंने आप लोगों को बताया है कि इसका मतलब होता है अनुमान लगाना, ठीक है। सो रिसर्च में अगर हम लोग अनुमान लगाते हैं, उसको फॉर्मुलेट करते हैं एंड सेटिंग अप अ नल हाइपोथेसिस फॉर टेस्टिंग इट, ठीक है, एंड उसके बाद नल हाइपोथेसिस को हम इसके टेस्टिंग के लिए यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है डिफाइनिंग एंड डिलिमिटिंग द स्कोप ऑफ द रिसर्च स्टडी, ठीक है। सो रिसर्च जो कंप्लीट प्रोसेस है, ठीक है, उसमें जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको हम डिफाइन करेंगे एंड डेलिमिनेट करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग रिसर्च डेटा। सो जो भी डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है फील्ड में जा करके या गूगल के थ्रू या जैसे भी, ठीक है, उसको एनालाइज करना एंड उसको इंटरप्रेट करना। नेक्स्ट इज in defining a research population and method of sampling, ठीक है। नेक्स्ट इज रिपोर्टिंग द रिसर्च फाइंडिंग्स एंड यूजिंग द सेम एज अ बेसिस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन,
ठीक है। सो रिसर्च में हमने जो कुछ भी चीज़ें कलेक्ट की हैं, जो कुछ भी हमारी फाइंडिंग्स है, उसकी रिपोर्ट जनरेट करना, ठीक है, एंड उसको क्या करना, उसको एक पॉलिसी फॉर्मुलेशन के बेसिस के रूप में यूज करना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है, पहले तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा जो कि सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि रिसर्च हाइपोथेसिस अगर हम जनरेट करते हैं एंड उसके बाद नल हाइपोथेसिस को हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं, तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है डिफाइनिंग एंड डिलिमिटिंग द स्कोप ऑफ द रिसर्च स्टडी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी एंड ई, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो ये क्यों है राइट आंसर, क्योंकि इसमें हम लोग रिसर्च पॉपुलेशन को, ठीक है, रिसर्च पॉपुलेशन को डिफाइन कर रहे हैं एंड जो भी मेथड ऑफ सैम्पलिंग है, यानी कि सैम्पलिंग का मतलब है कि कहाँ से हमने डेटा को कलेक्ट किया। ठीक है, हम लोगों ने फील्ड में जाकर काम किया है या फिर हमने ऑनलाइन ही डेटा कलेक्ट किया है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड जो रिसर्च की हमारी फाइंडिंग्स है, जो भी हमने अभी तक काम किया है, उसकी प्रॉपर रिपोर्ट बनाना, ठीक है, एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन के बेसिस को ध्यान में रखते हुए काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statements is true in the case of a test prepared by you as a teacher। ठीक है, तो अगर आप टीचर हैं, ठीक है, तो आपने एक टेस्ट प्रिपेयर किया, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट उसके रिगार्डिंग ट्रू है। एक टेस्ट जो है वो रिलायबल है अगर वो ऑब्जेक्टिव है, इफ अ टेस्ट इज रिलायबल इट इज ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला गया है कि अगर कोई टेस्ट रिलायबल है तो वो ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होते हैं। इफ अ टेस्ट इज वैलिड इट इज अ रिलायबल ऑल्सो, इट इज रिलायबल ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट है इफ अ टेस्ट इज रिलायबल तो ही उसको वैलिड बोला जाएगा। नेक्स्ट है अगर एक टेस्ट वैलिड भी है, एक टेस्ट रिलायबल भी है, ठीक है, तो ही उसको जो है हम यूजेबल बोलेंगे, यानी कि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी दोनों चीजें होगी, ठीक है, तभी क्या होगा, तभी उसको हम पर्टिकुलर टेस्ट को जो है वो यूज कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब वैसे तो इजी क्वेश्चन है बट स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको मीनिंग पता होने चाहिए रिलायबिलिटी के, वैलिडिटी के। ठीक है, तो वैलिडिटी क्या होती है, एक टेस्ट को तब वैलिड माना जाता है, ठीक है, कि जब वो मेजर करता है कि क्या क्या बेसिस पे हम लोगों ने उस टेस्ट को जनरेट किया है। फॉर एग्जाम्पल अ टेस्ट डिजाइन टू मेजर पर्सनैलिटी मस्ट मेजर द पर्सनैलिटी एंड नॉट सम अदर ट्रेट्स। जैसे अगर किसी पर्सन की मान लीजिए कि हम लोग मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए टेस्ट बना रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होने चाहिए, एक्स्ट्रा उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए। इस तरह की चीज़ों को बोलते हैं वैलिडिटी। ठीक है, तो जो भी टेस्ट होता है अगर वैलिड, ठीक है, तो उसको रिलायबल भी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है रिलायबिलिटी क्या होता है। ठीक है, सो रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी। ठीक है, यानी कि हम किस लेवल पे किसी पर्टिकुलर पर्सन को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, इट मीन्स द कंसिस्टेंसी विद विच अ टेस्ट यील्ड द सेम रिजल्ट ओवर द टाइम इन मेजरिंग वट एवर दे डू मेजर। ठीक है, यानी कि अभी जो मैं क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मान लीजिए कि आगे आने वाले 4 साल के बाद भी ये वीडियोस लोग पसंद कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जो क्वेश्चंस है वो रिलायबल है, वो सिर्फ अभी के लिए ही यूजफुल नहीं है, वो आगे आने वाले टाइम पे भी यूज होंगे। ठीक है, सो एक टेस्ट को रिलायबल बोला जाता है विदाउट बीइंग वैलिड। सो नेक्स्ट आती है ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, सो अगर हम लोग किसी पर्सन के स्कोर को, इनके ओपिनियन को, ठीक है, या फिर बायस जजमेंट जो होती है उसको एलिमिनेट करते हैं, तो उसको ऑब्जेक्टिविटी बोला जाता है। ठीक है, यूजेबिलिटी होता है कि जो एक ही पर्टिकुलर चीज अगर बार बार यूज होती है। ठीक है, तो ये थी 4 बेसिक टर्म्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2। तो अगर एक टेस्ट वैलिड है तो ही उसको रिलायबल हम बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लेगरिज्म इन रिसर्च इज, ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ प्लेगरिज्म का मतलब क्या होता है। ठीक है, किसी चीज को कॉपी करना। अब मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है, मैंने एज इट इज गूगल से कॉपी किया, तो मुझ पे केस भी हो सकते हैं प्लेगरिज्म का कि मैंने कॉपी की है इन चीजों को। ठीक है, सो पहला ऑप्शन है क्रिएटिव यूज ऑफ प्रीवियस डेटा। अगर हम किसी पहले के डेटा को, पुराने डेटा को यूज करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वो उसका एक क्रिएटिव यूज होगा। सॉरी, यहाँ पे बोला गया है कि किसी प्रीवियस डेटा का क्रिएटिव यूज, यानी कि उसी में थोड़े बहुत चेंजेस करके अगर हम उसको यूज करते हैं तो क्या उसको प्लेगरिज्म बोला जाएगा। नेक्स्ट है कॉपिंग एसेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड मेकिंग यूज ऑफ इट। ठीक है, जो भी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है, जैसे मान लीजिए मुझे अभी MCQs की जरूरत थी तो मैंने इसको कॉपी कर लिया एंड इसको यूज भी कर रही हूँ, तो क्या इसको प्लेगरिज्म बोलेंगे। नेक्स्ट है कोटिंग समवन एंड साइटिंग हिम और हर। ठीक है, यानी कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को यहाँ पे हम कोट करेंगे, उसका नाम यूज करेंगे, उसकी स्टेटमेंट्स यूज करेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट है रेफरिंग टू प्रीवियस डेटा एंड वर्किंग ओवर इट विद न्यू ऑब्जेक्टिव, यानी कि पुराना ही डेटा हम यूज़ कर रहे हैं, किसी पुरानी रिसर्च का डेटा हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो नया है, ठीक है, कुछ फ्रेश थीम हम लोग लेकर चले हैं लेकिन डेटा पुराना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2, दैट इज किसी की एसेंशियल इंफॉर्मेशन को कॉपी करना एंड उसको यूज करना, ठीक है। सो प्लेगरिज्म क्या होता है? प्लेगरिज्म एक मॉरल होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मॉरल, एथिकल एंड लीगल इशू। तो इसी वजह से मैंने आप लोगों को बताया कि अगर प्लेगरिज्म होगा आप लोगों की रिसर्च पेपर में तो आप लोगों पे केस भी कर सकता है कोई पर्सन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। Next question is, a researcher uses data of an earlier research paper and published a new research paper. So this is called, ठीक है, तो क्वेश्चन वही है, 5th क्वेश्चन की तरह ही है, बस इसमें थोड़ी सी स्टेटमेंट को कॉम्प्लिकेट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर हम किसी पुराने रिसर्च पेपर से उसके डेटा को यूज करते हैं, ठीक है, एंड अपने पेपर में उसको ऐड कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं, तो वो क्या होगा? एथिकल है, अनएथिकल है, परमिसिबल है या प्रॉपर है, यानी कि ठीक काम है, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट आंसर आप लोग बता सकते हो कि ये एक अनएथिकल हो सकता है, ये अनएथिक चीज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज कंसिडरेबल स्कोप फॉर वियोलेशन ऑफ रिसर्च एथिक्स। तो अगेन यहाँ पे रिसर्च की जो नैतिकता है उनको वियोलेट करने से रिलेटेड चीजें हैं। तो यहाँ पे पहला है प्रॉपर फॉर्मुलेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, हाइपोथेसिस मेकिंग, रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च रिजल्ट यूजिंग रिसर्च टूल्स प्रिपेयर्ड बाय अदर्स, ठीक है। तो किस बेसिस पे, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि जो रिसर्च एथिक्स है उसको हम वियोलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला तो यहाँ पे ये है कि अगर हम लोग डेटा को इंटरप्रेट कर रहे हैं तो वो एक रिसर्च वायलेशन का ही पार्ट है, ठीक है। दूसरा हो सकता है कि रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च रिजल्ट। नेक्स्ट है यूजिंग रिसर्च टूल्स प्रिपेयर्ड बाय अदर्स, ठीक है, यानी कि किसी और ने रिसर्च टूल्स जनरेट किए थे, बनाए थे, यूज हम उनको कर रहे हैं, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज बी, डी एंड ई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन एंड रीजन, ठीक है। तो इसका लॉजिक मैं बता चुकी हूँ कि रीजन से पहले आप लोग बिकॉज ऐड कर दो, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो असर्शन में बोला गया है कि रिसर्च एथिक्स एंड इट्स ऑब्जर्वेंस आर नेसेसरी फॉर द इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ रिसर्च, यानी कि जो रिसर्च एथिक्स है, ठीक है, एंड इसकी जो ऑब्जर्वेंस है, ठीक है, यानी कि उसका जो अनुसंधान का जो पालन है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। क्यों ज़रूरी होते हैं? फॉर द इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिबिलिटी एंड रिसर्च की क्वालिटी को एनहांस करने के लिए। क्योंकि रीजन दिया गया है, द पॉलिसी मेकिंग बॉडीज हैव टू बी अकाउंटेबल फॉर परस्यूइंग रिसर्च विद एन आई ऑन प्रमोटिंग एक्सेलेंस, ठीक है, यानी कि जो पॉलिसी मेकिंग बॉडीज होती हैं, जो पॉलिसीज बनाती हैं रिसर्च से रिलेटेड, ठीक है, ये क्या करते हैं? ये करते हैं अकाउंटेबल फॉर परस्यूइंग रिसर्च विद एन आई ऑन प्रमोटिंग एक्सेलेंस, यानी कि इनका मेन फोकस जो है वो एक्सेलेंस को प्रमोट करने में होता है, ठीक है, उनको जवाबदाही करनी होती है वहां पे। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, एंड जो आर है वो ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे बोला गया है कि ए और आर दोनों ट्रू हैं, बट आर जो है इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इजीली देख सकते हो कि जो स्टेटमेंट फर्स्ट है कि इसमें जो भी रिसर्च एथिक्स होते हैं ना, इसमें इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिबिलिटी और रिसर्च की क्वालिटी पे फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए इनको डेवलप किया गया है। तो ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 एलिमिनेट हो जाएगा। रीज़न क्या है कि पॉलिसी मेकिंग बॉडीज जो होती, जो भी लोग पॉलिसीज बनाते हैं, ये रूल्स रेगुलेशंस को बनाते हैं, उनको एक्सीलेंस पे जो है हमेशा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, उसको प्रमोट करने पे हमेशा फोकस करना पड़ता है, इसीलिए ये रिसर्च एथिक्स जो है वो डिज़ाइन किए गए हैं। तो राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ए जो है करेक्ट है, आर भी करेक्ट है, एंड आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट सपोर्ट प्रैक्टिस ऑफ एथिक्स इन रिसर्च, ठीक है। सो यहाँ पे नॉट पे फोकस करना है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस पे फोकस नहीं करते एंड क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है, ठीक है। सो क्या है ये? नॉट सपोर्ट प्रैक्टिस इन एथिक्स इन रिसर्च। तो पहला ऑप्शन है रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू पार्टिसिपेंट्स आइडेंटिफिकेशन, यानी कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो भी रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन के थ्रू उनको हम लोग एक्सेस नहीं देंगे, रिस्ट्रिक्ट कर देंगे एक्सेस को,
नेक्स्ट है रिवीलिंग इन्फॉर्मेशन और पार्टिसिपेंट ओनली विद रिटन कंसेंट, ठीक है, लेकिन क्या बोला है यहाँ पे कि रिटन कंसेंट यानी कि सिर्फ लिखित में ही उनको हम लोग क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन रिवील करेंगे। नेक्स्ट इज डिस्क्लोजिंग द डेटा सबसेट्स, यानी कि जो भी डेटा के सबसेट होते हैं उसका खुलासा कर देना, सबको वो चीजें बता देना। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू डेटा इंस्ट्रूमेंट्स वेयर द पार्टिसिपेंट इज आइडेंटिफाइड, ठीक है, यानी कि जितने भी हमारे पास डेटा इंस्ट्रूमेंट्स है, डेटा के उपकरण है, टूल्स भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, डेटा के टूल्स जो भी हैं, ठीक है, उनको क्या करना, उनके एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर देना जहां पे भी पार्टिसिपेंट की आइडेंटिटी यूज होगी, ठीक है। तो ये भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है कि जो भी हमारे डेटा के सबसेट्स होते हैं, ठीक है, उसको डिस्क्लोज करना, इसको हम लोग रिसर्च एथिक्स में ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग समवन एल्स रिसर्च विदाउट ड्यू एक्नॉलेजमेंट इज कॉल्ड एज, यानी कि किसी की नॉलेज के बिना, अब जैसे मान लीजिए कि आप लोगों ने कोई पोएम लिखी है, ठीक है, आप लोगों की परमिशन के बिना मैं उस पोएम को कहीं पब्लिक प्लेस में सुना रही हूँ या फिर मैंने एक बुक में पब्लिश कर दिया उसको अपना नाम लेकर के, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आती हैं किसके अंडर, कॉपीराइट, प्लेगरिज्म, पब्लिकेशन एंड पेटेंट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आती हैं रिसर्च के केस में किसके अंदर, प्लेगरिज्म के अंदर। कॉपीराइट भी वही होता है कि अगर हम किसी की चीज़ को यूज़ करते हैं विदाउट उनकी परमिशन तो कॉपीराइट का भी चार्ज हम लोगों पे लग सकता है, लेकिन रिसर्च में हम लोग जनरली यूज़ करते हैं प्लेगरिज्म टर्म को, ठीक है। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।